साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र में एजुजेंथली मूंगा की 4 प्रजातियों की मौजूदगी को दर्ज किया। देखिए हुआ क्या है कि पहली बार भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जल से एजुजेंथली मूंगा या प्रवाल या कोरल की 4 प्रजातियों की मौजूदगी को दर्ज किया है। मूंगा की सभी 4 प्रजातियां एक ही कुल, इस कुल का नाम क्या है, फ्लेविलिडे, इससे संबंधित हैं। ये दर्ज की गई 4 प्रजातियां जो है, इनके नाम क्या हैं, इसमें इनके नामों को एक बार देख लीजिए। ये है ट्रुनकेटो फ्लैवेलम क्रैशम, दूसरा है टी इनक्रेस्टम, तीसरा है टी एक्यूलेटम और चौथा है टी इरेगुलरे। ये प्रजातियां पहले जापान से लेकर फिलीपींस और ऑस्ट्रेलियाई जल में पाई गई थीं। उपर्युक्त प्रजातियों में से केवल टी क्रैशम को अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी सहित हिंद पश्चिमी प्रशांत महासागर की सीमा के भीतर पाया गया है। एजुजेंथली मूंगों का ऐसा समूह है जिसमें जूजेंथली नहीं होता है। ठीक है, इसमें जूजेंथली नहीं होता। ये सूर्य से नहीं बल्कि प्लवक के अलग अलग रूपों से पोषण प्राप्त करते हैं। मूंगों के ये समूह गहरे समुद्र को दर्शाते हैं। इनमें अधिकांश प्रजातियां 200 मीटर से लेकर के 1000 मीटर के बीच पाई जाती हैं। इन्हें उथले तटीय जल में भी देखा गया है। भारत में कठोर मूंगा की लगभग 570 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 90% प्रजातियां जो हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के जल में पाई जाती हैं। मूंगा पृथ्वी की सतह के 1% से भी कम हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन वे लगभग 25% समुद्री जीवों को आश्रय प्रदान करने का कार्य करते हैं। मूंगा चट्टानों या प्रवाल भित्तियों के बारे में कुछ बातें देखें तो मूंगा चट्टान विश्व के महासागरों, विशेष रूप से उथले तटीय जल में तो महासागरों के सबसे अधिक उत्पादक सतत और प्राचीन पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं। ये निडारिया कुल से संबंधित अकशेरुकी जीव हैं। इनका जूजेंथली शैवाल के साथ सहजीवी या सिम्बियोटिक संबंध होता है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में विशाल मूंगा चट्टानें प्राप्त होती हैं। कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी में, पाक खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित हैं। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र संकट पर दल बदल रोधी कानून के बारे में। देखिए, महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट ने निर्वाचित विधायकों के दल बदलने से जुड़े कानूनी पहलू पर वाद विवाद को फिर से शुरू कर दिया है। दल बदल विरोधी कानून उन विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है जो किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुने जाने के बाद स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ देते हैं। इसे 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। अयोग्यता के आधार क्या है? तो निम्नलिखित आधार पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। पहला, यदि कोई सदस्य सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत और दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है और इस तरह के कृत्य को उस दल द्वारा 15 दिनों के भीतर माफ़ नहीं किया जाता है। यदि मनोनीत सदस्य जो नॉमिनेटेड सदस्य है वो 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, 6 महीने के पहले शामिल हो सकता है, 6 महीने के बाद नहीं। तीसरा, यदि निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, जो निर्दलीय है यदि वो किसी राजनीतिक दल में शामिल होगा तो उसकी सदस्यता जा सकती है। ये 3 आधार दिए गए हैं। दल बदल कानून के अपवाद भी हैं। दल बदल कानून किसी राजनीतिक दल को किसी अन्य दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि उसके कम से कम 2/3 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना जाता है तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। पद छोड़ने के बाद वह फिर से उस दल में शामिल हो सकता है। अन्य संबंधी जानकारी देखें। गुजरात राज्य बनाम न्यायमूर्ति R.A. मेहता जो कि सेवानिवृत्त है, मामला 2013 उच्चतम न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया था कि यह राज्यपाल पर निर्भर है कि वह विधानसभा को भंग करने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार करे या न करे। संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेगा, लेकिन उन मामलों में नहीं जहां संविधान उसे अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार देता है।
आगे बात करते हैं, केंद्र सरकार ने वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर स्रोत पर कर कटौती TDS अर्थात टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स प्रावधान से जुड़े नियमों को जो है अधिसूचित किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने 1 जुलाई से वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर नए TDS प्रावधान का अनुपालन करने के तरीके निर्धारित करने के लिए आयकर नियमों में संशोधन किया। इन नियमों में जो प्रावधान है उनकी बात करें तो 1 वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों या क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में भुगतान पर 1% का TDS लगाया जाएगा। 1% का TDS लगाया जाएगा 1 वर्ष में, यदि हो रहा है। निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए TDS की सीमा प्रति 50,000 रुपये होगी। निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए TDS की सीमा प्रति 50,000 रुपये होगी। किन व्यक्तियों के लिए? निर्दिष्ट व्यक्तियों में व्यक्ति या हिंदू अविवाहित परिवार शामिल है। दूसरा, इन्हें आयकर अधिनियमों के तहत अपने खातों की लेखा संपरीक्षा करवाना आवश्यक है। देखिए, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान के बारे में बात करें तो वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के अंतरण से होने वाली आय पर 30% की समान दर से कर लगाया जाएगा। इसका किसी अन्य नुकसान की भरपाई के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं होगी। आय की गणना करते समय केवल खरीद अर्थात अधिग्रहण की लागत को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। यदि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां उपहार के रूप में दी जाती हैं तो उपहार प्राप्त करने वाले को कर चुकाना होगा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के बारे में बात करें तो वित्त विधेयक 2022 में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों को IT अधिनियम 1961 के तहत परिभाषित किया गया है। 1961 के तहत इन्हें क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों या अन्य तरीकों द्वारा उत्पन्न सूचना कोड संख्या टोकन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन्हें क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों या अन्य तरीकों द्वारा उत्पन्न सूचना कोड संख्या या टोकन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो भारतीय विदेशी मुद्रा नहीं है। यह मूल्य का एक डिजिटल स्वरूप है जिसका लेन देन किसी प्रतिफल के बदले या उसके बिना किया जाता है। इनमें शामिल है क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन, डीमटेरियलाइज्ड शेयर, प्रमोशनल करेंसी, ई-बुक्स इत्यादि। आगे बात करते हैं, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF परिषद की 62वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो 62वीं बैठक GEF ट्रस्ट फंड 7 की अंतिम बैठक होगी। इसी के साथ 4 वर्ष का वित्त पोषण चक्र समाप्त हो गया है। इसके बाद GEF 8 चक्र, अभी 7वां चक्र था, अब ये 8वां चक्र प्रारंभ होगा। वैश्विक पर्यावरण सुविधा 7 अर्थात जो 7वां चक्र है, इसके निम्नलिखित कार्य हैं। यह विश्व के वनों, भूमि, जल, जलवायु और महासागरों की रक्षा करता है। यह हरित शहरों का निर्माण करता है। यह संकटापन्न वन्य जीवों की रक्षा करता है। यह समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से निपटता है। इसके मुख्य निष्कर्ष जो है उनकी बात करें तो विश्व के नेताओं ने वर्ष 2030 तक प्रजातियों की विलुप्त होने की घटना को उलटकर उनकी पुनर्प्राप्ति हेतु प्रकृति के लिए संकल्प लिया है। इस संकल्प की प्राप्ति वैश्विक स्तर पर जैव विविधता वाले महत्वपूर्ण स्थलों और महासागर क्षेत्रों की रक्षा करके की जाएगी। 29 दाता देशों ने प्रकृति और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए GEF 8 पुनर्पूर्ति अवधि हेतु $5.33 अरब देने का वादा किया है। GEF 8 जो 8वां चरण है की अवधि जुलाई 2022 से जून 2026 तक है। यह जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और रसायनों एवं अपशिष्ट से जुड़े खतरों को दूर करने का प्रयास करेगा। साथ ही यह समुद्र और अंतर्राष्ट्रीय जल पर दबाव को भी कम करेगा। GEF की स्थापना वर्ष 1992 GEF मतलब वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हुई थी। यह एकमात्र ऐसा बहुपक्षीय कोष है जो पर्यावरण स्थिति के सभी पहलुओं पर काम करता है। यह 18 एजेंसियों की अनूठी साझेदारी है। इसमें संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक आदि शामिल हैं। ये जैव विविधता चुनौतियों का समाधान करने के लिए 183 देशों के साथ कार्य कर रही हैं। यह निम्नलिखित 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभिसमयों के लिए वित्तीय तंत्र प्रदान करते हैं। तो ये 5 जो प्रमुख अभिसमय हैं, कन्वेंशंस हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु विविधता अभिसमय UNCVD, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD, तीसरा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, चौथा है पारा पर मीनमाता अभिसमय और 5वां है चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय। GEF ट्रस्ट फंड की स्थापना पृथ्वी ग्रह की सबसे अधिक दबाव वाली पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए की गई थी। आगे बात करते हैं, इस GEF परिषद के बारे में बात करते हैं। यह GEF का एक मुख्य शासी निकाय है। इसमें GEF सदस्य देशों के निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा नियुक्त 32 सदस्य शामिल हैं। 32 सदस्यों में 14 विकसित देशों से, 16 विकासशील देशों से और 2 संक्रमण से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं से निर्मुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये जो 32 हैं
इसमें से 14 विकसित देशों से, 16 विकासशील देशों से और 2 संक्रमण से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं से नियुक्त किए जाते हैं। इसके सदस्य प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा निर्धारित अलग अलग अंतरालों पर बारी बारी से नियुक्त होते हैं। भारत वर्तमान में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य है, एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य है जिसमें अग्रलिखित देश शामिल है: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। इसमें पाकिस्तान नहीं है। मतलब इस निर्वाचन क्षेत्र में इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। यदि यह GEF वित्त पोषित गतिविधियों के लिए परिचालनात्मक नीतियों और कार्यक्रमों का विकास, अंगीकरण और मूल्यांकन करती है। यह कार्य योजना की समीक्षा और उसे स्वीकृति प्रदान करती है, सर्वसम्मत से निर्णय लेती है। आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार ने सरोगेट माताओं के लिए 3 वर्षीय स्वास्थ्य बीमा योजना को अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सरोगेसी विनिमय नियम 2022 के तहत नई अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इच्छुक दंपतियों को किसी बीमा कंपनी या एजेंट से सरोगेट माता के लिए एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा कवर खरीदना होगा। यह बीमा कंपनियां या एजेंट भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसमें गर्भावस्था और प्रसव के बाद प्रसव संबंधी जटिलताओं सहित सभी जटिलताओं के खर्चे शामिल होने चाहिए। सरोगेट माता पर किसी भी सरोगेसी प्रक्रिया के प्रयासों की संख्या 3 बार से अधिक नहीं होगी। मतलब वो 3 बार से अधिक सरोगेट मदर नहीं बनेगी। सरोगेसी की प्रक्रिया के दौरान सरोगेट माता को गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अनुसार गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। एक महिला केवल निम्नलिखित आधार पर सरोगेसी का विकल्प चुन सकती है: यदि उसका गर्भाशय नहीं है या असामान्य गर्भाशय, या यदि स्त्री रोग संबंधी कैंसर जैसी किसी चिकित्सीय स्थिति के कारण गर्भाशय को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया गया है। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 भारत में सरोगेसी अभ्यास और प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसके तहत वाणिज्यिक सरोगेसी जो है वो सख्त वर्जित है। केवल परोपकारी सरोगेसी का ही सहारा लिया जा सकता है। यह सरोगेट माता के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान करता है। एक बार बच्चे के जन्म के बाद इसे दंपत्ति की जैविक संतान माना जाएगा। एक दंपत्ति को सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने के लिए पात्रता और अनिवार्यता का प्रमाण पत्र जो है प्राप्त करना होगा। सरोगेसी के बारे में बात करें तो यह प्रजनन का एक तरीका है। इसमें कोई तीसरा पक्ष गर्भ धारण करता है और बच्चे को जन्म देता है। चूंकि सरोगेट माता को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरोगेसी के विनियमन की आवश्यकता है। ये चुनौतियां हैं: सरोगेट माताओं का शोषण, अस्वच्छ रहन सहन और अनुचित व्यवहार। आगे बात करते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचना की आंशिक वापसी तथा उद्यम और सेवा केंद्रों का विकास में सिंगल विंडो प्रारूप पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। देखिए, वर्ष 2022 के बजट में निर्यात को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सेज अधिनियम 2005 में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। तब से सेज में सुधार के लिए कानून लागू किया जाना लंबित था। विशेष आर्थिक क्षेत्र विशेष रूप से निर्धारित एक शुल्क मुक्त क्षेत्र होता है। यह व्यापार संचालन, शुल्क और प्रशुल्क उद्देश्यों के लिए एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है। सेज को एक विदेशी क्षेत्र के जरिए ट्रीट किया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की कमियां क्या हैं? यह क्षेत्र वर्तमान में निर्यात पर केंद्रित है। इस क्षेत्र के उत्पादों को घरेलू स्तर पर बेचने की अनुमति नहीं होती है। वर्तमान में घरेलू बाजारों में उत्पाद बेचने वाली कंपनियां सेज में परिचालन नहीं कर सकती हैं। अनुपयुक्त भूमि और अलग अलग क्षेत्रों के लिए भूमि का उपयोग करने हेतु लचीलेपन की कमी एक बड़ी समस्या है। वित्त वर्ष 2022 के 112.3 अरब डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में निर्यात गिर करके जो है यहाँ पर 102.3 अरब डॉलर रह गया इन सेज क्षेत्र में। नए प्रारूप के अनुसार सेज को व्यापक आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित किया जाएगा। इन केंद्रों में औद्योगिक इकाइयों को उद्यम और सेवा केंद्रों का विकास देश के रूप में जाना जाएगा। उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास के रूप में जाना जाएगा। इन्हें घरेलू बाजार में उत्पाद बेचने की अनुमति दी जा सकती है। समयबद्ध स्वीकृति प्रदान करने के लिए एकीकृत सिंगल विंडो निकासी तंत्र की स्थापना की जाएगी। 100 मीटर वर्ग फीट से अधिक खाली स्थान को गैर अधिसूचित किया जा सकता है। विवादों को मध्यस्थता और विवाचन आदि के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में अन्य जो सुधार किए गए, कल्याणी विशेषज्ञ समिति 2018, इस समिति ने विनिर्माण और सेवा सेज के लिए अलग अलग नियमों एवं प्रक्रियाओं के निर्माण सहित महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की थी। कल्याणी विशेषज्ञ समिति 2018 ने सेज के सीमा शुल्क प्रशासन में सुधार किया जाएगा। इसे पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी संचालित बनाया जाएगा। यह राष्ट्रीय सीमा शुल्क पोर्टल के माध्यम से कार्य करेगा। यहाँ सेज का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और देश का डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप इंटरप्राइज एंड सर्विस हब है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइज एंड सर्विस हब अर्थात देश। अन्य सुर्खियों में ये चीज़ों को देखते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, यह संभावना व्यक्त की गई कि पाकिस्तान बढ़ते ऋण का भुगतान करने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को लीज पर दे सकता है। इससे स्थानीय लोगों में भय उत्पन्न हो गया है। इतिहास इसका क्या है? इतिहास यहाँ पहले आप मैप देख लीजिए। ये ऊपर के जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर ये जो
हल्के ग्रीन कलर से, ये आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और यहाँ ऊपर आप गिलगित पाकिस्तान को देख सकते हैं, और इधर आपका ये लद्दाख है, और इधर ये जो पीला वाला यहाँ पे चाइना का कब्जा है। देखिए, पूर्व में गिलगित क्षेत्र जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था। वर्ष 1949 के भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते के बाद आज़ाद जम्मू और कश्मीर की अस्थायी सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान का प्रशासन पाकिस्तान को सौंप दिया था। भारत ने वर्ष 2021 में पाकिस्तान द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के प्रयास की आलोचना की थी। भारतीय संघ 1947 में जम्मू और कश्मीर के कानूनी पूर्ण एवं अपरिवर्तनीय विलय के आधार पर गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को भारत के ये एक अभिन्न अंग हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC समझौते के आलोक में भारत के लिए इस क्षेत्र का सामरिक महत्व बढ़ गया है। आगे बात करते हैं विश्व स्वर्ण परिषद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के बारे में। तो WGC ने गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग नामक रिपोर्ट जारी की है। तो ये पुनर्चक्रण अर्थात रिसाइकलिंग वर्तमान सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव, भविष्य की कीमतों के अनुमानों और आर्थिक पृष्ठभूमि से प्रेरित है। रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं? भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा पुनर्चक्रणकर्ता और भारत द्वारा वर्ष 2021 में 75 टन सोने का पुनर्चक्रण किया गया था। वर्ष 2021 में भारत को सोने की रिफाइनिंग क्षमता में 15,000 टन 500% की वृद्धि हुई है। इस सूची में शीर्ष स्थान चीन का है, इसके बाद इटली और अमेरिका का स्थान आता है। ठीक है, भारत चौथे स्थान पर इसमें। WGC ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्थापना विपणन, अनुसंधान और लॉबिंग के माध्यम से सोने के उपयोग और मांग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। आगे बात करते हैं स्नेक आइलैंड के बारे में। तो स्नेक आइलैंड पर हवाई हमले में यूक्रेन ने रूसी सेना को अत्यधिक क्षति पहुंचाई है। देखिए, ये है कहाँ पे स्नेक आइलैंड आपका, आप यहाँ मैप में देखिए, यहाँ पे आप बड़े मैप में भी इसको देख लीजिएगा। या इधर यूक्रेन है, इधर आपका ये ब्लैक सी है। ठीक है, ये क्रीमिया है यहाँ पे, जहाँ पे आपका रशिया का कब्जा हो गया है। ये है स्नेक आइलैंड, यहाँ की बात की जा रही है। तो जामीन द्वीप को स्नेक या सरपेट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रारंभ से अंत तक 700 मीटर से कम लंबाई का चट्टानी भूभाग है। इसे एक्स आकार के रूप में वर्णित किया गया है। यह द्वीप काला सागर तट से 35 किलोमीटर दूर डेन्यूब नदी के मुहाने के पूर्व और ओडिशा बंदरगाह शहर के लगभग दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। स्नेक आइलैंड पर कोई सांप नहीं पाए जाते हैं। इसका नाम ही स्नेक आइलैंड पर कोई सांप नहीं मिलता है यहाँ पर। यह द्वीप जो है यूक्रेन के अधीन है। आगे बात करते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसी दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों ने तकनीकी समाधान प्रदान करने के लिए ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ साझेदारी करने की इच्छा प्रकट की है। यह कई छोटे और बड़े पैमाने की ई-कॉमर्स कंपनियों का नेटवर्क है आपका ONDC। इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने लॉन्च किया है। यह डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देता है। वर्ष 2021 में ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को निजी क्षेत्र की गैर लाभकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। ONDC को एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रोजेक्ट की तर्ज पर तैयार किया गया है। ONDC नवोन्मेष और पैमाने के विस्तार हेतु एकल नेटवर्क निर्मित करने के लिए व्यापारियों उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है। कॉर्पोरेट अभ्यास के बारे में बात करें तो भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त, तो ध्यान रखिएगा आपका कॉर्पोरेट अभ्यास किसके मध्य में? भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। तो भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का 38वां संस्करण अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में आयोजित किया गया। इसमें भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। वर्ष 2002 से दोनों देशों की नौसेना प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के समीप कॉर्पोरेट का संचालन कर रही हैं। आगे बात करते हैं बेदती वर्धा लिंक के बारे में। तो कर्नाटक में पर्यावरणविदों के एक समूह ने बेदती और वर्धा नदियों को जोड़ने की परियोजना की आलोचना करते हुए इसे अवैज्ञानिक बताया है। इस योजना का उद्देश्य पश्चिम में अरब सागर की ओर जो है प्रवाहित होने वाली एक नदी बेदती को वर्धा नदी से जोड़ना है। वर्धा तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी से मिल जाती है और जो अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सूर्य नूतन इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के बारे में। सूर्य नूतन एक स्थान पर स्थापित रिचार्जेबल और रसोई से हमेशा जुड़ी हुई एक इंडोर सोलर कुकिंग प्रणाली है। यह एक पेटेंट उत्पाद डिजाइन है। इसे गैस की खपत को कम करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विकसित किया है। यह हाइब्रिड मोड पर काम करता है अर्थात सौर और सहायक ऊर्जा स्रोत दोनों पर एक साथ कार्य करने में सक्षम है। मतलब इसे आप LPG से भी चला सकते हैं और सौर से भी चला सकते हैं। यह हाइब्रिड मोड पर काम करता है। आगे बात करते हैं संथाल जनजाति के बारे में। संथाल जनजाति सुर्खियों में क्योंकि समुदाय के नेताओं में से एक
द्रौपदी मुर्मू को देश में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामित किया गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो राष्ट्रपति कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू हैं, ये किस जनजाति से संबंधित है? संथाल जनजाति से संबंधित है। संथाल समुदाय के बारे में बात करें तो यहाँ गोंड और भील के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा आपका गोंड है, फिर भील है, फिर तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय संथाल है। इस समुदाय के अधिकतर लोग पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम राज्यों में अधिवासित हैं और ये जो है ये उड़ीसा के क्षेत्र से संबंध रखती हैं। भाषा इनकी क्या है? इनकी भाषा संथाली ऑस्ट्रो एशियाई भाषा कुल से है और लीप इनकी ओल चिकी है और भाषा इनकी संथाली है। प्रमुख त्यौहार क्या है? करम त्यौहार, माघे, बाबा बोंगा, शहराई, एरो, असारिया और नमः तथा दीमुश्रेंद्रा। आगे बात करते हैं पटचित्र चित्रकला के बारे में। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें एक पटचित्र पेंटिंग भेंट की। पटचित्र चित्रकला के बारे में बात करें तो वस्त्र आधारित स्क्रॉल पेंटिंग उड़ीसा की एक विशिष्ट पेंटिंग है। इसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी से मानी जाती है। इस पेंटिंग को एक विशेष कैनवास पर बनाया जाता है। इसमें सूती कपड़ों को इमली के घोल से बिछाया जाता है और तत्पश्चात क्ले पाउडर से लेपित किया जाता है। यह कला श्री जगन्नाथ पंथ और पुरी में मंदिर परंपराओं से निकटता से संबंधित। ध्यान रखिएगा, आपकी पटचित्र चित्रकला कहाँ की? उड़ीसा की है। सुर्खियों में रहे स्थल में आप देखते हैं अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल है। पूर्वी अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें हजारों लोग मारे गए और सार्वजनिक संपत्ति का व्यापक नुकसान हुआ। अफगानिस्तान हिंदू कुश क्षेत्र में स्थित है। यह पृथ्वी पर भूकंपीय रूप से सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव से निर्मित हुआ है। राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो यह दक्षिण मध्य एशिया में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसकी सीमाएं पूर्व में भारत, जो कि अब पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र है, व चीन, दक्षिण में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान और उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा तजाकिस्तान से लगती है। इसको एक बार बड़े मैप में भी आप जरूर देखिएगा। इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? यहाँ के पर्वत कौन सा? हिंदुकुश और मरुस्थल, रेगिस्तान मरुस्थल अफगानिस्तान के प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी नदी हेलमंड है और सबसे ऊंचा पर्वत नोशक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।